जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो होगी 7 साल बाद ऑडियो से सुलझी मौत की गुत्थी। क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी वो आपको बताएंगे। दूसरी खबर होगी मुस्कान का हत्यारा सलाखों से बाहर क्यों, ये सवाल भी हम पूछेंगे और साथ ही इसकी कहानी आपको समझाएंगे। तीसरी खबर होगी तेजस्वी की सुरक्षा में कटौती पर आखिर सियासत क्यों हो रही है, क्या है पूरा मामला ये आपको बताएंगे। और चौथी खबर होगी साइबर फ्रॉड से बचने के लिए क्या करें, ये भी आपको बताएंगे, क्योंकि बचाव के तरीके ही आपको ऐसे साइबर ठगी से बचा सकता है। शुरुआत सबसे पहले कर लेते हैं किशनगंज की हर्षिता की आत्महत्या के करीब 7 साल बाद भी पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिला है। ऐसे में अब एक ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग से लेकर जिला प्रशासन तक में हड़कंप मच गया है। क्या है ये पूरा मामला, सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए फिर खबर तो समझिए। साल था 2019। किशनगंज के बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की 11वीं की छात्रा हर्षिता ने खुदकुशी कर ली थी। इस सुसाइड के बाद हड़कंप मच गया था। दावा किया गया था कि जानबूझकर स्कूल प्रबंधन की ओर से रिजल्ट में गड़बड़ी कर हर्षिता को फेल कर दिया गया था, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और फेल होने पर उसने खुदकुशी कर ली थी। पीड़ित परिवार वालों को करीब 7 साल बाद भी न्याय नहीं मिल पाया है, पर इस बीच एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे हर्षिता के मौत की गुत्थी तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। आप भी सुनिए ये वायरल ऑडियो। जिस दिन सुसाइड हुआ था उस दिन हमको बंटी सर आके बोले कि हम थे प्रिंसिपल साहब भी थे, तो बंटी सर आके बोले कि सर उसको तो 21 मार्क्स हम दिए थे, फिर उसने जो है पेंसिल से कोई चेक किया था तो फिर उसमें उसको कम मार्क्स आया था, तो उसमें शायद उसको 8 या 9 मार्क्स दिया गया था। और फिर हमसे जो है ग्रीन पेन से फिर चेक करवाया गया, उसमें 3 बार चेक है कॉपी, फिर ग्रीन पेन से चेक करवाया गया, तो फिर हम ग्रीन पेन से चेक किए हैं, उसमें 26-27 नंबर है। एक ही कॉपी को 3 बार चेक है, 3 बार। परिजनों ने केस को सुलझाने के लिए हाई लेवल कमेटी गठित करने की मांग की है, तो वहीं किशनगंज के डीएम ने न्याय का भरोसा दिया है। तो उसमें जो उनका कंप्लेंट था वो यह था कि जो ट्रस्ट के मेंबर बने हैं उसमें सीबीएसई के गाइडलाइंस का पालन पूर्णतः नहीं हुआ है, तो उस पर हम लोग जांच कर रहे हैं और अकॉर्डिंगली अगर ऐसा लग रहा है कि अनुपालन नहीं हुआ तो उस पर हम लोग आवश्यक नियमानुसार कार्रवाई। वैसे दावा तो ये भी किया जा रहा है कि हर्षिता के परिजनों को सुसाइड को लेकर कोई ठोस कागजी साक्ष्य भी मिले हैं, जिसे लेकर वे कोर्ट भी जा सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए किशनगंज से संवाददाता आशीष सिन्हा की रिपोर्ट। देखिए, बिहार में इन दिनों एक के बाद एक कई ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिससे पूरा बिहार दहल उठा है, हिल उठा है और इसके साथ लड़कियों की सुरक्षा पर सवाल उठते हैं। लेकिन आप खबर तो समझिए। जहानाबाद की रहने वाली नीट छात्रा संवेदना की मौत से पहले ही पूरा बिहार हिला हुआ है। पहले मामले की लीपापोती की कोशिश हुई, फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने पुलिस की जो थ्योरी बनी बनाई थी उसे बेनकाब कर दिया, फिर उसके बाद आनन फानन में एसआईटी का गठन किया गया। लेकिन अभी भी मौत की गुत्थी सुलझी नहीं है और ये मौत की गुत्थी सुलझने का मामला चल ही रहा था कि इसी बीच औरंगाबाद से अनामिका का मामला सामने आ गया। औरंगाबाद की अनामिका का मामला सामने आने से अनामिका भी पटना में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी। हॉस्टल में उसकी भी संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। पुलिस आत्महत्या बता रही है जबकि उनके घर वाले इसे हत्या बता रहे हैं। फिर क्या था, एक के बाद एक कई मामले सामने आने लगे। लड़कियों पर अत्याचार के मामले उजागर होने लगे और इसमें 7 साल पहले का हर्षिता सुसाइड का मामला भी सामने आ गया है। 2019 में किशनगंज की 11वीं की छात्रा हर्षिता ने खुदकुशी की थी। दावा किया गया था कि जानबूझकर स्कूल प्रबंधन की ओर से रिजल्ट में गड़बड़ी कर हर्षिता को फेल कर दिया गया था और इसी फेल की रिजल्ट को हर्षिता बर्दाश्त नहीं कर सकी और फेल होने के बाद उसने खुदकुशी कर ली थी। 7 साल बाद अब वायरल ऑडियो सामने आया है और इसी वायरल ऑडियो से हड़कंप मचा हुआ है। हर्षिता सुसाइड मामले में
नई सनसनी वायरल ऑडियो में दिख रही है, जिसमें दो शिक्षक के बीच बातचीत हो रही है। हर्षिता के रिजल्ट को लेकर बातचीत का दावा है। सवाल है कि आरोपी को स्कूल का दोबारा ट्रस्टी क्यों बनाया गया, और बड़ा सवाल है कि क्या जो मामले दबा दिए गए थे वो अब एक एक करके सामने आ रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। पटना में एक तरफा प्यार में सनकी आशिक ने ऐसा इंतकाम लिया है कि सबकी रूह कांप गई। जब प्रेमिका मुस्कान ने बातचीत करने से मना कर दिया तो सनकी आशिक ने उसे पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला दिया। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। इस लड़की की तस्वीर हम नहीं दिखा सकते। इस तस्वीर को दिखाने पर आपका कलेजा फट जाएगा। अब ये लड़की इस दुनिया में नहीं है। 6 दिन तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद मुस्कान ने आखिरकार दम तोड़ दिया। लेकिन 17 साल की मुस्कान की मौत ने सबको झकझोर कर रख दिया है। आखिर एक तरफा प्यार में कोई किसी की जान कैसे ले सकता है, किसी को जिंदा आग के हवाले कैसे कर सकता है। इस लड़की के साथ यही हुआ। एक सनकी आशिक ने लड़की को 6 दिन पहले पेट्रोल डालकर जला दिया। लड़की का कसूर इतना था कि उसने उस सनकी शख्स से बात करने से मना कर दिया था। बातचीत नहीं करने की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। जो उनकी बेटी है उनको एक लड़के आदित्य कुमार द्वारा शरीर में आग लगाने की घटना हुई थी, जिसके संबंध में 17 को उनको एनएमसीएच में भर्ती कराया गया था। इसी क्रम में कल उनकी मृत्यु एनएमसीएच हॉस्पिटल में हो गई है और हम लोग पोस्टमार्टम करा के आगे कार्रवाई कर रहे हैं। जल्द से जल्द उसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी हो जाए। पटना के बैरिया मोहल्ले में लड़की को जिंदा जलाने की खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया, लेकिन बड़ा सवाल है कि पुलिस अब तक आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं कर पाई। एक तरफा प्यार में अंधे सनकी की गिरफ्तारी की कब होगी? आखिर एक तरफा प्यार में अंधे बने ऐसे सनकियों का इलाज क्या है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से मनोज सिन्हा की रिपोर्ट। तो अब देखिए, एक तरफा प्यार में एक सनकी आशिक ने जान ले ली, जिंदा जला दिया। ये खबर अब आप समझिए कि इसके पीछे की पूरी कहानी आखिर क्या थी। तो बताया जाता है कि आदित्य नाम का लड़का मुस्कान नाम की लड़की से एक तरफा प्यार करता था। बताया ये जा रहा है कि मैट्रिक की छात्रा मुस्कान ने उस लड़के से यानी कि आदित्य से बातचीत करना बंद कर दिया था। 17 जनवरी की तारीख को मुस्कान अपनी नानी के घर जा रही थी और इसी दौरान सनकी आदित्य को मौका मिल गया मुस्कान का रास्ता रोकने का। सनकी आदित्य ने रास्ता रोक लिया और आदित्य ने रास्ता रोककर बातचीत करने की जिद की। मुस्कान ने फिर से आदित्य से बातचीत करने के लिए मना कर दिया। तो इसी वक्त आदित्य गुस्से में आया और पेट्रोल डालकर मुस्कान को जिंदा जला दिया। 6 दिन बाद मुस्कान की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। एक तरफा प्यार में हत्या वाली खबर को आप समझिए। वैसे ये कोई पहला मामला नहीं है। देश में इस तरह के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। देश के अलग अलग शहरों से ऐसी खबरें आती ही रहती हैं कि प्यार में कोई किसी की हत्या कर दे रहा है। लेकिन सवाल यही कि आखिर कोई किसी से प्यार करता है तो किसी की हत्या कैसे कर सकता है? ऐसे लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हैं और ऐसे लोगों को कड़ी सजा की जरूरत है ताकि आइंदा ऐसी हिमाकत करने के लिए 10 बार सोचें। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। बात बिहार में साइबर शातिरों के फैलते जाल की करते हैं। आरा और बाढ़ में साइबर ठगों ने मेहनतकश आदमी की गाढ़ी कमाई पल भर में लूट ली। साइबर शातिरों ने एक झटके में उनके सपनों को तोड़ दिया। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। चाय दुकानदार को शातिर साइबर ठगों ने ऐसा झांसा दिया कि वो अपनी जिंदगी की गाढ़ी कमाई लुटा बैठे। दुकानदार अपनी छोटी बेटी की शादी के लिए 1-1 रुपए जोड़ रहा था, लेकिन साइबर ठगों ने एक झटके में उसके सपनों को तोड़ दिया। महज 13 रुपए के बिजली बिल रिचार्ज के नाम पर दुकानदार के मोबाइल पर आए व्हाट्सएप कॉल ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। जब मोबाइल पर डिडक्शन अमाउंट का मैसेज आया तो उनके होश उड़ गए। लड़की से पूछल कि एटीएम के पिछला कोड और नंबर, लड़की बता दे फिर व्हाट्सएप कॉल कर लोग 99,900 खाता से फ्रॉड कर दे लो।
अब ये दूसरी तस्वीर बाढ़ के एक सीमेंट व्यापारी की है। सीमेंट व्यापारी अजय शंकर के होश उड़े हुए हैं। उनके चेहरे को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है वो बड़ी ठगी के शिकार हुए हैं। साइबर ठगों ने सीमेंट व्यापारी के अकाउंट से 8,56,000 रुपए उड़ा लिए। इसकी जानकारी उनको तब हुई जब व्यापारी ने अपने मोबाइल पर मैसेज देखा। ठगी के शिकार अजय शंकर ने बताया कि मोबाइल पर एक आरटीओ चालान का मैसेज आया, जिसके बाद उनके खाते से सभी राशि निकाल लिए गए। बैंक गए, उसके बाद वहाँ पैसा ब्रेक होकर दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो गया था। फिर हमने उसको क्लोज करवाया। ऐसे में न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें, नहीं तो आपकी भी कमाई को ये पल भर में लूट सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए आरा से चंदन कुमार और बाढ़ से अनिरुद्ध कुमार की रिपोर्ट। तो ये दो मामले बताते हैं कि बिहार में साइबर फ्रॉड करने के लिए किस तरीके से पूरा जाल बिछाया जा रहा है और आपसे ठगी हो रही है। लेकिन आइए हम आपको समझाते हैं कि साइबर फ्रॉड आखिर होता क्या है। तो साइबर फ्रॉड आपराधिक धोखा है जो आपको इंटरनेट के जरिए किया जाता है, कंप्यूटर या डिजिटल डिवाइस के जरिए किया जाता है। साइबर फ्रॉड आपकी छोटी सी गलती से संवेदनशील जानकारी आपके चुरा लेते हैं और बैंक खातों से पैसे तक निकाल लेते हैं। कैसे कैसे होता है साइबर फ्रॉड, अब आप ये समझिए। तो आपको बता दें कि फिशिंग के जरिए होता है, ओटीपी फ्रॉड और नकली वेबसाइट के जरिए साइबर फ्रॉड किया जाता है, ठगी की जाती है। अब आप समझिए कि साइबर फ्रॉड से बचाव के लिए क्या करना चाहिए। तो अगर आपको इससे बचना है तो अपना मजबूत पासवर्ड बनाइए। पासवर्ड आपको बदलते रहना है। केवल सुरक्षित वेबसाइट पर ही आपको जाना है। अज्ञात ईमेल और संदिग्ध लिंक से बचें। कई बार ऐसा होता है कि ईमेल आपको कुछ ऐसे लिंक आ जाते हैं, मैसेज में आते हैं, तो अगर वो ऐसे सस्पेक्टेड आपको दिख रहे हैं तो उसको क्लिक मत कीजिए। सोशल मीडिया पर निजी जानकारी आपको साझा नहीं करनी है। सार्वजनिक वाईफाई पर संवेदनशील डेटा मत डालिए। साइबर सुरक्षा की जानकारी रखिए और दूसरों को भी जागरूक कीजिए। लेकिन मान लीजिए कि इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर आप साइबर फ्रॉड के शिकार हो गए तो क्या करना चाहिए, अब आप ये समझिए। तो जैसे ही आपको पता चला कि आप साइबर फ्रॉड के शिकार हो चुके हैं, तुरंत साइबर सेल या पुलिस में रिपोर्ट कर दीजिए। बैंक, क्रेडिट कार्ड कंपनी को सूचित करें। सभी पासवर्ड आप बदल लें और 2FA सक्षम करें। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ की मदद लें और भारत सरकार के साइबर क्राइम पोर्टल का उपयोग भी आप कर सकते हैं। शिकायत दर्ज करा सकते हैं जिससे कि पुलिस आपकी मदद कर पाएगी। बढ़ते हैं आगे और अब बात सियासत की। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सुरक्षा में कटौती करते हुए Z श्रेणी की जगह Y+ कर दी गई। कई नेताओं की सुरक्षा पूरी तरह हटा ली गई, जबकि कई नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब तेजस्वी यादव की सुरक्षा में कटौती पर बिहार का सियासी माहौल गर्म है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी तो मुश्किल से मिल गई, लेकिन हनक 2020 के बाद जैसी नहीं दिख रही है। और अब तो तेजस्वी की सुरक्षा में कटौती भी कर दी गई। तेजस्वी यादव को अब Z श्रेणी की जगह Y+ की सुरक्षा कर दी गई है, जिस पर सियासी वार पलटवार तेज हो गया है। तेजस्वी की सुरक्षा कम करने पर आरजेडी नेताओं में नाराजगी है। आरजेडी ने कहा है कि बदले की भावना से ये किया गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी की सुरक्षा में कटौती की गई है, ये बदले की राजनीति है। वहीं सत्ता पक्ष के नेताओं ने इसे बेवजह मुद्दा बनाने का आरोप लगाया है और कहा ये लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। किसी का सुरक्षा न कटौती होता है न सुरक्षा बढ़ाया जाता है। अगर किन्हीं को लगता है कि उनके ऊपर खतरा है तो आवेदन दीजिए। बता दें, गृह विभाग की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक बिहार के कुछ नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई है, जबकि कुछ की सुरक्षा में कटौती तो कुछ नेताओं की सुरक्षा पूरी तरह हटा ली गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि S. नारायण और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
तो देखिए, हाल ही में सरकार की तरफ से कई नेताओं की सुरक्षा को बढ़ाया गया, कई नेताओं की सुरक्षा में कटौती की गई और कई की सुरक्षा तो वापस ले ली गई। लेकिन अब इस पर सियासत हो रही है, खासतौर पर तेजस्वी यादव की सुरक्षा को लेकर। आइए अब तेजस्वी की सुरक्षा में कटौती पर सियासत को समझ लेते हैं। सियासत इसलिए हो रही है कि अब तक तेजस्वी यादव को जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई थी, लेकिन अब सरकार ने उसे घटाकर Y+ श्रेणी की सुरक्षा कर दी है, जिस पर आरजेडी के नेता सीधे सीधे सवाल खड़े कर रहे हैं और इसे दुर्भावना से लिया गया फैसला बता रहे हैं। अब जबकि सुरक्षा की कैटेगरी बदलने पर सियासत हो रही है, तो ये भी समझ लीजिए कि देश में कितने कैटेगरी की सुरक्षा होती है। तो ये कैटेगरी हैं X, Y, Y+, Z, Z+ और SPG की सुरक्षा। अब इन सभी कैटेगरी में सबसे बड़ी या यूं कहें कि सर्वोच्च स्तर की जो सुरक्षा है वो है SPG यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जिसकी सुरक्षा देश में सिर्फ प्रधानमंत्री को है। दूसरे नंबर पर Z+ श्रेणी की सुरक्षा होती है, जिसे उच्चतम स्तर की सुरक्षा माना जाता है। इसमें 55 से अधिक सुरक्षा कर्मी होते हैं, जिसमें 10 से ज्यादा NSG के कमांडोज होते हैं। इसके नीचे होती है Z श्रेणी की सुरक्षा, जिसे उच्च श्रेणी की सुरक्षा भी कह सकते हैं। इसके अंदर 22 सुरक्षा कर्मी होते हैं। उन 22 में से 4 से 6 NSG के कमांडो भी होते हैं। इसके बाद आती है Y+ श्रेणी की सुरक्षा, जो अब तेजस्वी यादव के पास है। पहले उन्हें Z+ की सुरक्षा मिली हुई थी, लेकिन अब उसे घटाकर Y+ की सुरक्षा कर दी गई है। इसमें 11 सुरक्षाकर्मी मिलते हैं, 2 से 4 कमांडो होते हैं। Y+ के बाद Y श्रेणी की सुरक्षा आती है, यानी कि Y+ से नीचे के कैटेगरी में आता है Y श्रेणी की सुरक्षा। इसमें 8 सुरक्षाकर्मी आपको मिलते हैं, उसमें से 1 से 2 कमांडो होते हैं। और इसके बाद X श्रेणी की सुरक्षा होती है। इसमें 2 सशस्त्र पुलिस कर्मी होते हैं। सुरक्षा में कोई कमांडो नहीं होता है। अब सवाल है कि किसी की सुरक्षा क्यों घटाई या बढ़ाई जाती है, तो इसका जवाब है खतरे कम या ज्यादा होने पर सुरक्षा श्रेणी की समीक्षा की जाती है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को ज्यादा खतरा है तो उनकी सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी, अगर खतरा कम है तो सुरक्षा घटा दी जाएगी। अब फिर से सवाल है कि सुरक्षा घटाने बढ़ाने का फैसला कौन करता है, तो इसका जवाब है गृह विभाग, यानी गृह विभाग यह पूरा फैसला लेता है। अब आप खबर तो समझिए, खतरे का आकलन कौन करता है, तो खतरे का आकलन करते हैं गृह सचिव, डायरेक्टर जनरल और चीफ सेक्रेटरी की कमिटी खतरे का आकलन करके श्रेणी तय करती है और उसी श्रेणी के हिसाब से फिर सुरक्षा जो है उस नेता को प्रोवाइड की जाती है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बिहार कांग्रेस में टूट की कयासबाजी के बीच दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में हुई बैठक में बिहार कांग्रेस के सभी 6 विधायक भी पहुंचे। आप ये रिपोर्ट देखिए। बिहार कांग्रेस में होने वाली है बड़ी टूट। क्या एनडीए के संपर्क में हैं कांग्रेस के सभी 6 विधायक? बिहार की सियासत में हलचल मचा रहे इन सवालों और बिहार कांग्रेस में टूट की अटकलबाजियों के बीच ये तस्वीर दिल्ली से आई है। दिल्ली में बिहार कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में बैठक हुई। इसमें प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार, बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह और रंजीत रंजन, बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मदन मोहन झा, नेता कन्हैया कुमार और बिहार कांग्रेस के सभी 6 विधायक मौजूद रहे। बिल्कुल निराधार बात है, किसी तरह की कोई बात नहीं है, कोई संभावना ही नहीं है। हालांकि नेताओं ने बिहार कांग्रेस में किसी तरह की भी कलह से इनकार किया, लेकिन सूत्र यही बता रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ विधायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संपर्क में हैं। चर्चा है कि कांग्रेस के सभी 6 विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं और बिहार कांग्रेस के मौजूदा हालात और संभावित टूट को बचाने के लिए ही दिल्ली में ये बैठक बुलाई गई थी, ताकि संभावित टूट को बचाने पर मंथन हो सके। विधायकों की कुछ नाराजगी हो तो उसे दूर किया जा सके, क्योंकि पार्टी के कई कार्यक्रमों से विधायक दूर रहे थे। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ
ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप इस खबर को समझिए। देखिए, दिल्ली में हुई कांग्रेस की बैठक में कांग्रेस के सभी 6 विधायक पहुंचे, लेकिन बिहार में कई दिनों से अटकलबाजी चल रही है कि बिहार कांग्रेस में टूट हो सकती है। सूत्र ये बता रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार के संपर्क में कांग्रेस के सभी 6 के 6 एमएलए हैं। दरअसल 2025 में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद ही खराब रहा। 2020 में 19 सीट जीतने वाली कांग्रेस 2025 से महज 6 सीट पर सिमट गई। कांग्रेस को 13 सीटों का नुकसान हुआ है। अब जो सभी 6 विधायक हैं उनका नाम क्या है और कहां से जीत कर आए हैं वो भी आप जान लीजिए। सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा वाल्मीकि नगर से जीते हैं। अभिषेक रंजन चनपटिया से जीत कर आए हैं। मनोज विश्वास फारबिसगंज के विधायक हैं। इसके अलावा आबिदुर रहमान अररिया से जीत कर आए हैं। मनोहर प्रसाद सिंह मनिहारी के विधायक हैं। कमरूल होदा किशनगंज के विधायक हैं। अब आइए समझते हैं कि कांग्रेस विधायकों के टूट की अटकलें आखिर क्यों तेज हो रही है। तो बता दें कि कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक में कोई विधायक नहीं पहुंचा था। वहीं जब मकर संक्रांति पर कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में काफी ज्यादा नेताओं को दही चूड़ा का भोज दिया गया, तो वहां पर ये सभी 6 के 6 विधायक गायब दिखे। अब जबकि टूट की अटकलें चल रही है तो ये भी समझना जरूरी है कि दल बदल कानून क्या कहता है। तो आपको बता दें, 2/3 सदस्य स्वेच्छा से पार्टी छोड़ते हैं तो अयोग्य नहीं होंगे। समझने वाली बात यहाँ ये है कि कांग्रेस के सभी 6 विधायक के जेडीयू के संपर्क में होने की चर्चा है, तो ऐसे में 6 में से 4 भी पाला बदलते हैं तो सदस्यता किसी की नहीं जाएगी। इसके पहले भी कांग्रेस में टूट होती रही है। 2018 में अशोक चौधरी अपने 3 साथी एमएलसी के साथ कांग्रेस छोड़कर जेडीयू में शामिल हो गए थे और तब अशोक चौधरी, दिलीप चौधरी, तनवीर अख्तर, रामचंद्र भारती जेडीयू में शामिल हुए थे। और आज की तारीख में बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा टूटने की चर्चा कांग्रेस के बारे में ही